नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा दोस्तों 84। इससे पहले 83 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की 12 फरवरी पटवारी लेखपाल, 9 अप्रैल वन आरक्षी की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, या उत्तराखंड की किसी भी वनडे एग्जाम की परीक्षा में बैठने वाले हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर कल एक मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे हो गई थी, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। कल हमारा एक क्वेश्चन था, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले इसको देख लीजिए। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? कल इसका आंसर आपसे गलत बता दिया था, प्रधानमंत्री। इसको सही कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है। दोस्तों, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। एक और तथ्य दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है अधिकतर वह है जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है, जो सत्ता में ना हो लेकिन सबसे बड़ा हो, जैसे वर्तमान में कांग्रेस है, तो उनके ही अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऐसी परंपरा है। तो दोस्तों, यह यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी कल की टेस्ट सीरीज से, इसको आप सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा उत्तराखंड से पहला क्वेश्चन, निम्न में से जिस दोस्त ने भी इस त्रुटि से अवगत कराया उनका धन्यवाद। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, नहीं को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए खासी, बी भोटिया, सी जौनसारी, डी राजी। करेक्ट आंसर दोस्तों खासी होगा। खासी मेघालय की जनजाति है। मेघालय भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों भोटिया। भोटिया ऋतु प्रवास करती है, पोना नृत्य करती है, तिब्बत से व्यापार करती है। भोटिया सबसे साक्षर जनजाति है। मध्य हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या भोटिया जनजाति की पाई जाती है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में थारू जनजाति है। उसके बाद जौनसारी जनजाति का स्थान आता है। जौनसारी जनजाति में एक पंचायत होती है जिसे खुमरी कहा जाता है। राजी भोटिया जनजाति की उपजाति है। नहीं दोस्तों, राजी भोटिया की नहीं है, भोटिया की उपजाति तो जाट है। राजी, इन्हें बनरोत या बनराउत कहा जाता है। यह जंगलों में निवास करते हैं। इनके राजा दोस्तों बागनाथ होते हैं। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। राजी जनजाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है। हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, बी चमोली, सी उत्तरकाशी, डी रुद्रप्रयाग। इसका आंसर बड़ा ही सरल है। सबसे बड़ा जनपद जो है वही हमारा आंसर होगा। चमोली सबसे बड़ा जनपद है। क्षेत्रफल 80-30। स्थापना 24 फरवरी 1960 और किससे निकाल कर की गई थी? पौड़ी से निकाल कर की गई थी। अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन ए की, तो यह सबसे दक्षिणी जिला है। उत्तरकाशी सबसे उत्तर में स्थित है। रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है, इनको याद रखिएगा। टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सरल ही प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर यह स्थित है। भागीरथी की लंबाई 205 है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। भागीरथी और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यमुना के किनारे दिल्ली है दोस्तों, और गंगा के किनारे कानपुर है, इनको भी याद रखिएगा। केम्प्टी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा, यह मसूरी के नज़दीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उत्तराखंड राज्य की सीमा को कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती है? करंट अफेयर के सेशन में हम इस टाइप के क्वेश्चन मैप से संबंधित डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप करंट अफेयर के सेशन से जुड़े हैं, आप इसका आंसर भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन ए नेपाल। नहीं दोस्तों, अगर आप इसको उत्तराखंड मान ले तो नेपाल यहाँ पर है, और नेपाल की सीमा पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर से स्पर्श होती है। हरियाणा की सीमा स्पर्श नहीं होती है दोस्तों। हरियाणा यहाँ पर है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सीमा देहरादून, उत्तरकाशी से स्पर्श होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर 5 जनपद से स्पर्श होती है। चाइना की सीमा
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ 3 जनपद से स्पर्श होती है। पिथौरागढ़ की सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 2 देश से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल, उत्तर में चाइना तिब्बत। यह क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हरियाणा होगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सभी तथ्यों को याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं लखनऊ, और यह किस नदी पर किनारे स्थित है दोस्तों? गोमती नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला 2 राजधानी है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बता सकते हैं? करंट का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, अभी नियुक्ति हुई है। सुखवीर सिंह याद रखिएगा आप, ठीक है। नंदा देवी राजजात, जिसे हिमालय का कुंभ कहते हैं, किस जनपद में समाप्त होती है? नंदा देवी दोस्तों 12 वर्ष के बाद होती है। 18 अगस्त 2014 में हुई थी, अगली 2026 में होगी, याद रखिएगा। यह होती है दोस्तों, ऑप्शन है चमोली, पौड़ी, चंपावत, रुद्रप्रयाग। करेक्ट आंसर चमोली होगा दोस्तों। 280 किलोमीटर, इसको भी याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS, हिंदी में होगा दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। तीनों ही नाम को याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली। करेक्ट आंसर दोस्तों देहरादून में यह स्थित है। कुमाऊं में स्थित दोस्तों, देहरादून की स्थापना बता सकते हैं? देहरादून की स्थापना प्रथम बार 1817 में हुई थी, द्वितीय बार इसकी स्थापना 1871 में हुई थी। क्षेत्रफल 3088 है, सबसे पश्चिमी जिला है, इसको भी याद रखिएगा। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? बाणासुर का किला नैनीताल, चमोली, चंपावत, देहरादून। आंसर होगा उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद चंपावत में बाणासुर का किला स्थित है। चंपावत का क्षेत्रफल 1766, स्थापना 1957 में रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के साथ की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? आप सभी जानते होंगे 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल 520.82 का क्षेत्रफल है। जिम कॉर्बेट पौड़ी प्लस नैनीताल में है दोस्तों। पौड़ी में 312, नैनीताल में 208। इसका नाम हैली नेशनल पार्क कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा कर दिया गया। 1957 में पुनः इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा, बड़े ही आम तथ्य हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा में याद नहीं आते हैं। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी करती है? ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी करती है? शेखर पाठक की तो कूली बेगार है। शिवानंद नौटियाल नहीं। रस्किन बॉन्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, ब्यूटीफुल गढ़वाल। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, बच्चे को पहल अन्न खिलाना, बच्चे को स्टार्टिंग में कुछ खिलाना क्या कहा जाता है? एक शब्द चुनिए। अन्न प्राशन, प्राशन, अन्न लाना। लाना कहाँ से हो गया? अन्न तो खिलाना होना चाहिए ना। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अन्न प्राशन। अन्न प्राशन प्रथम बार कुछ खिलाना, अन्न खिलाना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, स्वयं कार्य करना चाहिए। अच्छी बात है, कार्य स्वयं ही करना चाहिए। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल मिल जाना। ऑप्शन सी, प्रयत्न के बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। सभी कहते रहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, नंबर नहीं आया है, मेरिट में स्थान नहीं आया है। स्वयं बैठ कर देखिए, अंदाजा हो जाएगा परीक्षा कितनी कठिन होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, उक्त वाक्य में किस प्रकार का है? जब तक वह घर पहुंचा उसके पिताजी जा चुके थे, वाक्य 3 प्रकार के बताए थे। अब मैंने आपको रचना की दृष्टि से सरल, मिश्र और एक होता है संयुक्त। संयुक्त वाक्य में और लगा होता है, एक इसकी पहचान है। सरल वाक्य सिंपल सा होता है, कोई किंतु परंतु नहीं होता। मिश्र वाक्य में होता है दोस्तों किंतु परंतु लेकिन। ठीक है, जब वह घर पहुंचा तब, आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है, मिश्र। द्वार शब्द का प्रयोग ध्वनियों में आपको बताना है, द्वार को तोड़कर लिखा गया है, कौन सा करेक्ट होगा?
दोस्तों देखिए ऑप्शन बी में 2 बार द आ गया, यह तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वो कंप्लीट आ गया जबकि शब्द में वो आधा लिखा है, तो यह भी करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 तो काट ही दिया, ऑप्शन डी में से कोई नहीं है, हटा दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बचता है, द प्लस अ प्लस आधा र प्लस अ 2 बार, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, एक और बात दोस्तों, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य पढ़िए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सीता की चरित्र, सीता की नहीं होगा, सीता को चरित्र को भी नहीं होगा, सीता का अच्छा नहीं दोस्तों, सीता का चरित्र अच्छा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जीके से है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका या प्रीएम्बल, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर। 2 दिन बाद 11 दिसंबर में राजेंद्र जी आ जाएंगे स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन द्वारा लाया गया। कौन से संशोधन द्वारा लाया गया? 32वां, 42वां, 44वां या 74वां? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन, 74वां पंचायती राज से, 74वां नगर निगम वगैरह से। ठीक है, 1993 चीजों को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से। वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। दोस्तों दक्षिण कोरिया नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, दक्षिण कोरिया सदस्य नहीं है। जब हम करंट अफेयर के सेशन में जुड़े थे दोस्तों, मैंने आपको डेली बेसिस पर 1 से 2 संगठन कराते हैं, हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आसियान को हमने उसमें डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप करंट अफेयर के सेशन से अगर नहीं जुड़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उससे अवश्य जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हमने डिस्कस किया है इसकी स्थापना, इसके वर्तमान में अध्यक्ष, सदस्य देश, यह क्या कार्य करता है, सभी तथ्यों पर चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, यहाँ पर आप समझ गए होंगे भारत को जोड़ो। भारत को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है दोस्तों? संचार से, सामाजिक एकीकरण से, नदियों के जुड़ाव से या राजमार्गों के विकास से। अगर सड़कें, राजमार्ग अच्छे होंगे तो भारत का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बड़ी सुगमता से जुड़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाता है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? बताइए दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? 1950 तो यहाँ पर सभी जगह लिखा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 27, 28, 29 या 30? करेक्ट आंसर 28 जनवरी होगा दोस्तों। संविधान लागू 26 जनवरी, संविधान लागू 26 जनवरी हुआ था और 24 जनवरी में जनगण मन को अपनाया गया था 1950 में ही। अगर बात झंडे की करें तो 22 जुलाई 1947 में। याद रखिएगा सभी बातों को। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं है? VPN राव समिति, LM सिंघवी समिति, यह 1986 सन पूछ ले जाते हैं। अशोक मेहता समिति 1977, पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन आया था, अगर आप बैठे होंगे परीक्षा में। अशोक मेहता समिति का सन पूछा गया था 1977-78। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है बड़ी ही मूल्यवान है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति, पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने की मांग 1957, यह विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो तीनों ही पंचायत राज से संबंधित है। PVMN ये ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, यह पंचायती राज से संबंधित नहीं है दोस्तों। इन तीनों ही समितियों के सन याद रखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? पहली बात तो संयुक्त अधिवेशन 108 याद कर लीजिए, ठीक है। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता तो दोस्तों अध्यक्ष ही करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। बुलवाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, इरूला, पनियन, राजी। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। राजी जनजाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है। बनरोत कहा जाता है। इनके जो देवता होते हैं बागनाथ कहा जाता है। कास्ट शिल्प से यह जुड़े हुए होते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, पुस्तक का नाम है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, रफीक चकारिया, लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लापियरे। ऑप्शन सी करेक्ट है। रफीक चकारिया द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपको बताना है, रीजनिंग से क्वेश्चन है। एक नीले डिब्बे का वजन एक लाल डिब्बे का वजन का आधा है। तो यानी कि आप समझ गए लाल डिब्बा का वजन नीले से ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, एक हरे डिब्बे का वजन एक नीले डिब्बे के वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। एक हरे डिब्बे का वजन एक नीले डिब्बे से, यानी कि हरे वाला डिब्बा यानी कि ग्रीन, यह भी नीले वाले से अधिक है। एक पीले डिब्बे का वजन यानी कि येलो एक हरे तथा लाल डिब्बे के वजन के औसत के बराबर है। एक पीले डिब्बे का वजन एक हरा यानी ग्रीन प्लस लाल डिब्बा यानी कि रेड के वजनों के औसत के बराबर है। आपसे पूछा गया है किस रंग का डिब्बा सबसे हल्का है। देख लेते हैं। नीला डिब्बा का वजन लाल से कम था, सही है। नीले का दोस्तों यहाँ पर मैंने एन ही लिख दिया, यहाँ पर ब्लू लिखना चाहिए, ब्लू ग्रीन रेड। ठीक है। हरे डिब्बे का ग्रीन, नीले का ब्लू। ठीक है। पीले डिब्बे का वजन येलो, हरे डिब्बे ग्रीन, लाल डिब्बे के वजन के औसत के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, लाल रंग नीले से अधिक, डिब्बे का अधिक वजन है, हरे का भी नीले से अधिक है, और यहाँ पर येलो हरा और लाल के बराबर है। तो आप समझ गए होंगे आर ब्लू से अधिक है, जी भी ब्लू से अधिक है, और वाई भी ब्लू से अधिक है। तो यानी कि सबसे हल्का डिब्बा यहाँ पर होगा ब्लू। ब्लू का अर्थ होगा दोस्तों नीला डिब्बा। आंसर में देख लीजिए किस रंग के डिब्बे का सबसे हल्का रंग है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ब्लू कलर के डिब्बे का सबसे हल्का रंग है। हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपने आंसर बताया होगा। देखते हैं। दिशा से संबंधित क्वेश्चन है तो आप दिशा बना लीजिए। यहाँ पर हमने दिशा बना ली। मैंने आपसे बता रखा है ऊपरी सिरा होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, नीचे का सिरा होता है दक्षिण, राइट हैंड होता है ईस्ट पूरब, और लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट पश्चिम। रमेश उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है। रमेश उत्तर दिशा में 25 मीटर चल दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़कर 40 चलता है। ठीक है दोस्तों। फिर वह दाईं मुड़कर 45 चलता है। यहाँ पर यह 25 चला, यहाँ पर यह 40 चला, फिर यह दाएं मुड़कर 45 चला। ठीक है। तब वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाईं ओर इसको मोड़ दीजिए, बाईं ओर मुड़ गया और 20 चला। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है। 20 चला दीजिए बाईं ओर मोड़कर। ठीक है दोस्तों। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और फिर 20 चलता है। अंत में 20 फिर चलेगा। अब यह इस दिशा में चल रहा है। रमेश अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में होगा? प्रारंभ में वह यहाँ पर था और वर्तमान में वह यहाँ पर खड़ा है। तो यह रमेश अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में होगा? यहाँ से यह पूरब की दिशा में है दोस्तों। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरी बात एक और ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन होता रमेश फिलहाल किस दिशा में चल रहा है, तो इसका मुख यहाँ पर पश्चिम की ओर है या पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। क्वेश्चन को करने में जल्दी मत कीजिएगा, आखिरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कुछ दोस्तों ने मैप वगैरह सब बना लिया होगा
और वह देख रहे होंगे कि अब तो यह पश्चिम की ओर चल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और पश्चिम पर टिक लगा देंगे। 1.25 मार्क्स उनका नेगेटिव में चला जाएगा, घर पर आकर काफ़ी दुख का कारण बन जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम था 84। टेस्ट सीरीज आपको हेल्पफुल लगी हो, वीडियो चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। आप वीडियो चैनल की हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।